हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनिमेश कुमार महतो है। और आज मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का वो ऑपरेट कैसे होता है, उसका किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, कौन रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके। सो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर किसी भी कंपनी में आपका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप एज अ शेयर होल्डर, आप एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, आप पैसे वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करोगे। आप वहाँ पे देखोगे कि आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे। यही वो रीज़न है जिसके वजह से आज किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, सत्यम कंप्यूटर, मिष्ठान फूड्स, ये सारी कंपनीज अपने ख़राब मैनेजमेंट की वजह से आज अपना ख़राब हालत करके रखा हुआ है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस कंपनीज जो हैं अपनी मैनेजमेंट के दम पे ही आज इतना सस्टेनेबल और मतलब इतने लंबे पीरियड में भी वो ग्रोथ दिखा पा रहा है। अच्छा, तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, इन दो वर्ड्स को हम लोग सेपरेटली देखेंगे, कॉरपोरेट एंड गवर्नेंस। कॉरपोरेट इज समथिंग दैट वी कॉल कंपनी, and governance is basically the rules and regulations that any company impose on themselves so that they can regulate in a better way, that can work more efficiently. तो अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, एक होता है कंपनी, एक होता है उसका उस कंपनी के मैनेजमेंट्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो कि होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। अब एक बात है, जो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय भी रहे हैं उस कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी, वो चेयरमैन है, उनका एग्जांपल नहीं लेता हूँ मैं। जैसे टाटा, टाटा का जो ओनर है वो अभी टाटा सन्स है, तो वो तो नहीं काम कर रहे हैं ना उनके मैनेजमेंट में, टाटा को रन करने में। उन्होंने ऑलरेडी टाटा के मैनेजमेंट के लिए लोग हायर किए हुए हैं। वो सारे के सारे जो हैं लोग, वो डेली ड्यूटीज़ ऑपरेट करते हैं, ना कि टाटा सन्स। बट ये बात है कि टाटा सन्स जो हैं, जो ओनर हैं उनके, उनको अपना खुद के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, वो चूना नहीं लगा सकते हैं। दैट इज़ इट। नाउ द थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट के जो ओनर है, आर के डी, राधा कृष्णा दमानी जी, उनको तो पता है ना एटलीस्ट कि उनका जो है कंपनी रन कैसे होती है। मैनेजमेंट एज सच चूना लगा नहीं सकते हैं उनको एज सच। आप जैसे कि एक शेयर होल्डर हो, आप रिलायंस का, आपके पास अगर स्टॉक हो अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाओगे। तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर में रहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होता है, फॉर एग्जांपल कि बहुत टाइप्स के शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एवरीवन, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होता है जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग रहेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और ये दोनों का जो समूह होता है, जो बाद में डिटरमाइन करते हैं कि कौन अलग अलग सा डिपार्टमेंट संभालेगा, ऑडिट कमेटी में कौन बैठेगा, शेयर होल्डर कमेटी में कौन बैठेगा, ये सब चीज़ों के बारे में जो भी डिस्कशन होती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक बात खासियत ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट गाय, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर। उनका कंपनी के साथ वो एग्जीक्यूटिव रोल में एज सच कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और वो नॉन इंडिपेंडेंट भी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम आपको शेयर होल्डर्स के बारे में समझाते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या होता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो होता है जो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर, सॉरी, को जो किसी भी कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है अपने पास रखे रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, उनके पास
मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हैं ऑलरेडी उनके पास। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आप और हम जैसे लोग। अब कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल कि म्यूचुअल फंड्स, ये हो गए, बैंक्स हो गए, मेटा, फेसबुक ग्रुप, और अबू धाबी, ये अबू धाबी अथॉरिटी ऑफ यू नो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? अब मैनेजमेंट में जितने भी सी टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, सीआईओ, सीआरओ, ये सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स में आते हैं। कंट्री हेड्स, ठीक है। अब जो है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कोई एक आदमी भी हो सकता है और दो अलग अलग इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अब ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली। हम और आप जैसे नहीं है जो कि कुछ मतलब शेयर खरीदेंगे और फिर छोड़ देंगे उनको कि आप करो, बट ये होते हैं कि ये इन्फ्लुएंस डालते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी काम कैसे करती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। डायरेक्टर्स के ऊपर आता हूँ। डायरेक्टर्स होते कौन है? ये बेसिकली जो लीगल पोजीशन कंपनी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, ये ऐरे गैरे लोग नहीं होते हैं। कंपनी किसी भी छोटे मोटे लोगों को हायर करने से पहले सरकार को बोलेगी नहीं कि मैं किसी भी वॉचमैन को हायर कर रहा हूँ, बट दे हैव टू अनाउंस द लीगल, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी में के तहत उनको डायरेक्टर्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू उनको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ये सारी चीज़ों को आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेंगी। ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं आपके, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ लोग रहते हैं जो कि मैनेजमेंट टीम से रहता है, मेजॉरिटी ऑफ द वन इज इंडिपेंडेंट वन। अब ये कैसे अलग होता है? डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो बेसिकली एम्प्लॉयड होते हैं कंपनी में, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। अब इस बात को आप मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, वो फिर भी दो टाइप के होते हैं। और एक होते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी, वो हैं चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, चेयरमैन ऑफ रिलायंस। अब द थिंग इज, वो ओनर भी हैं और वो चेयरमैन भी हैं, तो वो एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, तो वो क्या हुए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए। अब नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जिनको सैलरी नहीं मिलता है। इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक नॉन इंडिपेंडेंट होता है। जो नॉन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि अनंत अंबानी, उनका बेटा, मुकेश का बेटा, वो जो है, वो इवन दो इज नॉट सैलरीड फ्रॉम रिलायंस ग्रुप, दो he possesses some share in his company, so he can come under a director, but he will not be an executive director, he will be a non-independent non-executive director, ठीक है। वेल नाउ, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले हमको ये बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो है बीओडी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की को ही रखते हैं? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रहते हैं ना, वो कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो कोई बायसनेस शो नहीं करेंगे, वो हमारे आपके जैसे ही लोग रहते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो तो उसी का कंपनी है रिलायंस ना, वो तो क्यों सोचेगा कि मैं लोगों के लिए काम करूं? भैया, वो अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर के लिए काम करे, रदर कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमारे आपके लिए काम करे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहे, जिनका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ हो, और उतना भी लगा हुआ नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो उस कंपनी के लिए। अगर वो काम करना चाहते हैं तो फिर हमारे आपके लोगों के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए कि ये घपलेबाजी ना हो, कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो कि वो जो है वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, जबकि पूरे के पूरे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए भी काम करे। अब हम ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली इसीलिए कि घपला ना हो, दैट्स इट। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में ही आता है अलग अलग कमिटीज़, फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी,
shareholder and relation committee and nomination and remuneration committee. अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कमिटीज़ में सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट ही बैठे हुए हों. छोटे मोटे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर के जो कमिटीज़ हैं वो भी खुद से ये काम कर सकते हैं. क्योंकि अगर ये सब ना होगा ना तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा और जो रियल इश्यूज़ हैं वो छूट जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा. दैट्स वाई ये कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस.